आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीबा खान और आप देख रहे हैं 121scoop.com। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि यूथ कैन चेंज द वर्ल्ड। नौजवान नस्ल देश का भविष्य बदल सकती है। जब इस तबके से आवाज उठती है तो इतिहास बन जाता है। आज हमारे साथ ऐसा ही एक इतिहास बनाने वाले नौजवान मौजूद हैं, रिफत अब्दुल्ला। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रिफत, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर के नेचुरल डिजास्टर में आप खुद वहाँ मौजूद थे, आपने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। किस तरीके के हालात वहाँ पे थे? देखिए, जो ही सैलाब दाखिल हुआ, सैलाब का पानी दाखिल हुआ राजबाग में, ये 7 सितंबर की मॉर्निंग थी। हम सोए हुए थे तो मैंने शोर की आवाज़ सुनी और जब मैंने खिड़की से नीचे देखा तो हर तरफ से मैंने अपने आप को सैलाब में पाया। मैंने अपने कैमरामैन मेरे घर में ही थे क्योंकि हम कई दिनों से कवर कर रहे थे सैलाब से जो पैदाशुदा सूरत हाल थी इर्द गिर्द, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ही पानी आ चुका था। तो श्रीनगर में अभी पानी दाखिल नहीं हुआ था। तो 7 सितंबर मॉर्निंग में जब मैं खिड़की से मैंने देखा तो हर तरफ से पानी में देखा अपने आप को, और जाहिर सी बात है एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि मैं भी घबरा गया। मैंने अपने कैमरामैन से कहा, मुश्ताक जल्दी से उठो, कैमरा ऑन करो, मेरा एक पीटीसी रिकॉर्ड कर दो, मैं फटाफट भेज दूंगा क्योंकि सैलाब का पानी राजबाग में आ गया है और हम हर तरफ से सैलाब में आ चुके हैं। उसने कैमरा ऑन किया, मैंने एक पीटीसी रिकॉर्ड कर दी और मैंने उसमें यही कहा कि सैलाब में हम फंस चुके हैं और हर तरफ से सैलाब का पानी आया है, अब यहाँ पे बचने की उम्मीद बहुत ही कम लग रही है। जो ही हमने ये किया, मैंने उनसे कहा कि लैपटॉप ऑन करो और इसको भेजने की कोशिश करेंगे हम हैदराबाद, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है ईटीवी का। तो लेकिन कनेक्टिविटी तब तक ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि पानी ने सारे जितने भी एक्सचेंज थे या जितने भी सर्वर्स जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थे वो सब पानी में आ चुके थे और जिसकी वजह से अब पावर का भी फेलियर हो चुका था, कनेक्टिविटी का भी फेलियर हो चुका था। देखते देखते पानी की जो लेवल है वो बढ़ती जा रही थी, सतह जो है ऊंची हो रही थी, ऊपर आ रही थी। तो देखते देखते 10 फीट का पानी चढ़ गया, उसके बाद 20 फीट तक पानी पहुंच गया। पहले ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो गया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी आ गया और फर्स्ट फ्लोर भी कवर हो गया और हर तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। इतने में जब काफ़ी कश्मकश के बाद मुझे ये लगा कि शायद हम बचेंगे नहीं, शायद हमारी मौत अब तय है। हमने मौत को बहुत करीब से देखा, मैं आपको बता दूं उस दिन, और कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। सिर्फ ऊपर वाले का एक भरोसा था कि ऊपर वाला कोई रास्ता निकाल दे हमारे लिए जिससे हम बच सकें। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे लोग जिनसे उम्मीद की जा सकती थी उस टाइम, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, जिनसे कॉल करके ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि कोई हेल्प करेंगे, कोई बोट भेज देंगे जिससे हम बच सकते थे, लेकिन वो खुद हेल्पलेस थे। जैसा कि मैंने कहा कि ये कैपिटल था और पूरा शहर पानी में आ चुका था, जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे। तो इस वजह से मुझे भी नहीं मालूम था कि बाकी शहर भी पानी में आ चुका है और मैं उम्मीद कर रहा था कि दूसरे की मदद की, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी। इर्द गिर्द सब लोग चिल्ला रहे थे, दीवारें गिर रही थी, मकान ढह रहे थे, खासतौर से बच्चे चला रहे थे, औरतें हेल्प के लिए चला रही थी। जब मुझे लगा कोई रास्ता है नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पानी में कूदना चाहिए, क्योंकि लाइफ सेविंग जैकेट्स हमारे पास थे, मेरे पास भी था और मेरे कैमरामैन के पास भी। हमने इन एडवांस डिपार्टमेंट, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उनसे लिए थे ताकि कहीं अगर कवरेज करते करते हम अगर कहीं पानी में फंस गए तो शायद हम वहाँ पे डूबने से बच जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। काफ़ी कश्मकश के बाद हमें एक बोट मिली, राफ्ट बोट। तो मैंने पहले अपने कैमरामैन और अपनी फैमिली भी मेरी फंसी हुई थी उस टाइम, उनको निकाला और भी इर्द गिर्द 2-4 लोगों को हमने उस बोट में ले लिया और उनको मैंने एक ऐसे मकाम पे लिया जहाँ से वो बच सकते थे। उनको एक होटल में मैंने शिफ्ट किया जो ऊंची एक इमारत थी। उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरी फैमिली की जान बच गई, मेरी जान बच गई, अब मुझे लोगों की जान बचाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया था। वक्त जो था वो वाला वक्त वो डिमांड कर रहा था कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन पे निकल पड़ूं, क्योंकि वहाँ पे इर्द गिर्द रेस्क्यू ऑपरेशंस के एफर्ट्स ऐसे नहीं थे। मैं चूंकि स्विमर था, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरे में वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जाग गया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए लोगों के लिए। और मैं चला और लगातार 4 दिन तक मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ जुड़ा। इर्द गिर्द जो जहलिम, दरिया जहलिम है, मैं उसमें कूद पड़ा और वहाँ कुछ बोट्स 2-3 जगहों पे बंधी हुई थी, मैंने उनको खोल के लाया। और कुछ लोगों को इर्द गिर्द जो उस वक्त प्लान नहीं कर पा रहे थे, उनके पास एक लीडरशिप नहीं थी, वो प्लान नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है, मैंने उनसे भी कहा कि हम ये कर सकते हैं, ये बोट यहाँ ला सकते हैं, ये रस्सी यहाँ पे बांध सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ और हर तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लोकल्स ने शुरू किया, जिनका मैंने साथ दे दिया और एक लीड ले ली हमने। और इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और उनको बचा के ले आए। बोट्स लेके अंदर गए, उनको वहाँ से लाया, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया। और जो वहाँ पे जीरो ब्रिज है, वहाँ पे पानी नहीं आ चुका था, ब्रिज पे काफ़ी देर तक उनको रखते थे और ब्रिज के
उसके बाद हम उनको एक जो है वहाँ पे शंकराचार्य की पहाड़ी है और सुलेमान टेंग एक और पहाड़ी है, वहाँ एक सेफर मकाम है, हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है, पहाड़ी है छोटी सी, वहाँ पे उनको हम शिफ्ट करते रहे। और मैं ये कहूँ कि वहाँ पे किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो जान की परवाह करेंगे, जान की परवाह किए बगैर लोगों ने काम किया और लोग इसी वजह से बच गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आप वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गए थे जी। और ऐसे इंसिडेंट, नेचुरल डिजास्टर का शिकार आप बने। ऐसे में इंसान अक्सर खुद के बारे में सोचता है, इसके बावजूद आपने कई लोगों की जान बचाई, जिसकी वजह से आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो क्या एक नौजवान की स्पिरिट हम कह सकते हैं? जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि डिमांड, कोई सिचुएशन डिमांड करती है। हालात ही ऐसे थे, हालात ने मुझे भी मजबूर कर दिया और बहुत सारे लोगों को मजबूर किया। अगर मैं भी उस वक्त आंखें बंद करता तो आज मैं अपनी ज़मीन से कोस रहा होता कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं कर सकता था, मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरों की जान खतरे में थी, मैं क्यों नहीं गया। मुझे आज ये फख्र महसूस होता है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा सोचा, जिनसे भी मैंने बात की, मैंने कहा हमें यहाँ जाना चाहिए, ये बोट यहाँ ले लेंगे, इनको कंधों पे लेके आएंगे, किसी ने ना नहीं कहा। लोग चाहते थे कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत करें, जो लोग सेफ मकाम की तरफ थे, जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में थे, जो होटल्स में थे, या जो एम्बैंकमेंट्स जो हैं रिवर की, दरिया जहलम की, जो वहाँ पे लोग थे, वो भी चाहते थे रेस्क्यू ऑपरेशन। जहाँ तक आपने बात की रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग तो मैं कभी भी कर सकता हूँ और उस वक्त भी करता रहा। मैंने दोनों चीज़ें की। मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि आप अपना काम जारी रखो, जहाँ पे भी लगे मेरे साथ आप आओगे वहाँ तक आओ, जहाँ नहीं वहाँ तुम रुके रहो, मैं अंदर जाऊँगा ताकि मैं लोगों को रेस्क्यू करके लाऊँ। ऐसा ही हुआ, जहाँ जहाँ वो पहुँच पाया उसमें मेरे भी कुछ विजुअल्स आ पाए, जिनसे ये पता चला कि नहीं जी मैंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया है। जब मैं अंदर जाता था उसको साथ में नहीं लेके जाता था, अगर मैं उस बोट में उसको भी साथ नहीं लेके जाता तो फिर एक आदमी हम ज़्यादा नहीं ले आ पाते। अगर वो नहीं होते, अगर वो होते तो फिर एक आदमी को कम लेके आना था। तो प्रायोरिटी वहां पे लोगों की जिंदगियां थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई और चीज नहीं थी, क्योंकि लोगों को उस वक्त जरूरत थी रेस्क्यू ऑपरेशन की। मैं ये कहूं कि तकरीबन 8 से 9 दिन ऐसे थे जब लोग घरों में फंसे रहे और वो निकलना चाहते थे, लेकिन उन पे के पास बोट नहीं पहुंचती थी, उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाता था। तो कोशिश हर तरफ से मेरी यही रही कि हम जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकालें। और 4 दिन एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट किया रेस्क्यू ऑपरेशन में। बिलीव मी, आई वॉज बेयर फुट, नंगे पाँव, जूता भी नसीब नहीं हुआ। 4 दिन छाले पड़ गए थे मेरे पैरों में, लेकिन मैं कहीं रुका नहीं। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए, वो कारवां वो चलता गया ऐसा ही, और लोग बचते गए। और ये रिस्पॉन्स जो है ये मुकामी लोगों की तरफ से पहले आया, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर आया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ही कम लोग इससे मुतासिर हुए। लोग मुतासिर हुए लेकिन जानी नुकसान बहुत कम हुआ, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि लोग जो हैं वो निकले, उसकी वजह से लोगों की जानें बची। लोग वक्त पे घरों से निकल आए और ढह गए बहुत सारे मकान, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज हुई, 100-150 के करीब कश्मीर में लोग मरे। लेकिन बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, जानी नुकसान बहुत हो सकता था अगर लोग सामने नहीं आते। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी सोचा कि मेरा फ़र्ज़ है और मैं क्यों ना एक तो अपना काम करूं और दूसरा ये वाला काम भी करूं, और दोनों काम मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं बेहतर तरीके से निभाऊं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ईटीवी के जितने भी लोग हैं, खासतौर से राजेश रैना जी हैं, वो ग्रुप एडिटर हैं हमारे, जगदीश चंद्रा जी हैं, वो चैनल हेड हैं। उन्होंने मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आप हिम्मत रखिए, आप बच ही जाएंगे। उसके बाद जब मैंने ये सारा काम किया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अप्रिसिएशन मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मिली, दोस्तों की तरफ से भी मिली और कई इदारों की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिली। आज मैं यहाँ नागपुर में हूँ, ये इसी की वजह से, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो काम किया उसको रिकग्नाइज किया लोगों ने। और आज मेरा यहाँ पे एक लेक्चर था स्पेशल, इस पे कम्युनिटी रिस्पांस पे एक लेक्चर था यहाँ पे, इतने बड़े कॉलेज में, देश का सबसे बड़ा कॉलेज है सिविल डिफेंस के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने एक अपना लेक्चर दिया, वो तभी मुमकिन हो पाया जब मैंने वहाँ ऐसा काम किया। मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो वक्त की ज़रूरत होती है उसके साथ हमेशा रहना चाहिए, आंखें बंद करके भागना नहीं चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जी, नेचुरल डिजास्टर आपने अपनी आंखों से देखा है, तो उस चीज़ को आपने जो देखा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके की प्री प्रिपरेशन होनी चाहिए देखिए नेचुरल डिजास्टर में? देखिए मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि राजबाग, जवाहर नगर, शिवपुरा या आर्मी कंटोनमेंट जो बादामी बाग का है, इस तरह से उस एरिया में पानी आ जाएगा। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में 20 से 24 फीट तक पानी पहुंच गया। और वो वाटर लॉगिंग जो है वो 1 महीने तक रही वहां पे, क्योंकि पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं था। इतना कुछ
मैनेज नहीं हो पाता कि पानी जल्द से जल्द वहाँ से निकल पाता। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम वहाँ पे हुई कि पानी जब बस्ती में दाखिल हुआ तो काफ़ी देर तक, यानी कि 4-5 हफ्ते तक वो पानी बस्तियों में ही रहा। तो यहाँ पे कई चीज़ें ये हैं कि हम डिज़ास्टर को कभी रोक नहीं सकते हैं। बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं, रेनफॉल को आप रोक नहीं सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर्डनेस ऐसी होनी चाहिए कि अगर इस तरह के डिज़ास्टर आए तो उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो मैंने हमेशा ये कहा है, जब से मैंने ये चीज़ देखी, कि प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए अगर फेल हो जाए, प्लान बी काम करेगा। अगर प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान ए काम करेगा। श्रीनगर में सिस्मिक जोन 5 में आता है ये एरिया कश्मीर का, तो उसमें हिली एरियाज जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। तो अगर हम वहाँ पे एक प्लान बी रखेंगे और श्रीनगर शहर में प्लान ए रखेंगे, यानी कि एक कंट्रोल रूम श्रीनगर में रखेंगे, एक कंट्रोल रूम एक हिली एरिया में रखेंगे। अगर बाढ़ आती है श्रीनगर में तो प्लान बी काम करेगा, अगर भूकंप आता है प्लान बी पे तो प्लान ए काम करेगा। ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। शायद ये पहली रियासत का पहला ऐसा कैपिटल होगा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी घंटों तक, और चीफ मिनिस्टर ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे मिसिंग थी गवर्नमेंट, कई घंटों तक एक दूसरे के साथ वो राब्ता नहीं कर पाए। मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को बचाया जो एमएलएज थे, एमएलसीज थे, उनको मैंने रेस्क्यू करके कांधों पे लाया और उनको सेफ मकाम की तरफ लेके गए हम। आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे पूरा फेलियर हो जाए हर सिस्टम का फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटल सिटी है और इसमें पानी ऐसे आ गया जिसमें सिविल सेक्रेटरीट भी आ गया, टेलीफोन एक्सचेंज भी आ गया, टेलीविजन स्टेशन भी आ गया, रेडियो स्टेशन भी आ गए। जितने भी कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज थे वो सारे बिल्कुल ख़त्म हो गए और एक दूसरे के साथ कोई भी राब्ता नहीं कर सका। ना ही लैंडलाइन फ़ोन चले और ना ही मोबाइल फ़ोन चले। चीफ मिनिस्टर वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद हिज दिस कैबिनेट कलीग्स। उनके साथ वो बात नहीं कर पाए, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के साथ बात नहीं कर पाए, और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाए उस टाइम। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था जो एक मनसूबाबंद तरीका, जिसे हम कहते हैं मनसूबाबंद तरीके से कोई मैनेजमेंट ऐसी होती कि कोई काम एक को सौंपा जाता, दूसरा काम दूसरे को सौंपा जाता। कोई था ही नहीं वहाँ पे। जो कुछ भी था वो लोग ही कर रहे थे एक दूसरे के साथ। 3 दिन 4 दिन के बाद जब राब्ता हुआ तब सरकार दिखी, तब सरकारी इदारे दिखे। एनडीआरएफ आई थी हालांकि उसी रोज़ लेट आवर्स में, लेकिन उतने तरीके उस जिस पैमाने पे सैलाब आया था तो उस तरीके के रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं थे, उस तरीके के बोट्स। जैसे उन्होंने पहले, मैंने एक एनडीआरएफ के आदमी से बात की थी तो उन्होंने कहा इस राजबाग के एरिया में वो 7 बोट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उस वक्त अगर 700 बोट्स भी होती तो वो भी कम होती। लेकिन अगर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो बहुत पहले अगर हम प्रिपेयर्ड होते तो शायद सैलाब आने को तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन बहुत जल्द इवैक्यूएशन हो सकती थी, बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी किया जा सकता था और एंड भी किया जा सकता था। जो रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक चला वो शायद 2 दिन में खत्म हो सकता था और इजीली लोगों को सेफ मकाम की तरफ लिया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए हर किसी स्टेट में, हर किसी शहर में। अगर प्लान ए फेल हो जाए, बी काम करे, बी जहाँ फेल हो जाए ए काम करे, तो कभी भी ऐसी सूरत ना हो कि चीफ मिनिस्टर भी इस पोजीशन में ना रहें कि वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें और लोगों के साथ, लोगों के लिए कुछ कर सकें। ऐसे हालात बाद में पैदा नहीं होंगे अगर इस तरह की प्रिपेयर्डनेस हमें हो। और दूसरा कि हमें कम्युनिटी को बताना है कि भाई आपका एक रोल है यहाँ पर। सरकार जब तक जागती है, सरकार जब तक आदेश या ऑर्डर्स देती है, तब तक सिविल सोसाइटी काम कर सकती है, तब तक एक हमसाया दूसरे हमसाये को बचा सकता है। और मेरा ये चीज़ मानना है कि सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग हर घर में एक फर्द को देना बहुत ज़रूरी है। आज आपको पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, एक यूथ के लिए आप मिसाल बन गए हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी आदमी के काम को अगर रिकग्निशन मिलती है, अगर हौसला अफजाई मिलती है तो हर किसी को अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने ये काम किया तो मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, इससे मेरा हौसला और बढ़ गया और जिम्मेदारी भी बढ़ गई। क्योंकि अगर मैं कहीं पे भी अब रिपोर्टिंग करूंगा डिजास्टर में तो मेरे 2 फोकस रहेंगे, एक तो काम करना और दूसरा लोगों की जान बचाना। क्योंकि नजरें मुझ पे होंगी अब कि रिफत उस दिन फंसे हुए थे तो शायद इसीलिए उन्होंने काम किया। आज यहाँ पे देखिए तमाशा देख रहे हैं, नहीं अब मैं तमाशा नहीं देख सकता हूँ। अगर कहीं पे आग लगी होगी मैं कोशिश करूंगा कि शायद मैं पानी फेंक सकूं, शायद मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकूं। जो भी मैं समझता हूँ कि मुझे भी एक वॉलंटियर बनना चाहिए
सिविल डिफेंस का, क्योंकि मैं एनसीसी का ऑलरेडी कैडेट रहा हूँ, एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैं भी आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू ज्वाइन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट आई कैन बिकम ए वॉलंटियर ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद मैं एक्ट करूं कहीं पर भी एज ए सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एज वेल एज ए मीडिया पर्सन, एज वेल एज ए रेस्क्यू ऑपरेटर। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। साथ ही साथ आप अपनी हॉबीज़ बताइए, क्या हॉबीज़ आप रखते हैं? देखिए, नॉर्मली जिस काम में हम हैं वहाँ हॉबीज़ भूल जाता है इंसान, काम पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें, बिजी शेड्यूल रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। लेकिन हॉबीज़ की बात जहाँ तक है, देखिए वाटर स्पोर्ट्स मेरी एक हॉबी है। आई लाइक इवन विंड सर्फिंग। आई एम द ओनली पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड विंड सर्फिंग इन डल लेक श्रीनगर लास्ट ईयर। और इस तरह वाटर स्पोर्ट्स की जितने भी, स्विमिंग आई लाइक। तो इस तरह स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ वाटर स्पोर्ट्स में। मैंने मुंबई में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं ड्रैगन बोट रेसिंग में, एंड वी डिफीटेड इंडियन नेवी इन फाइनल्स। तो मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्स में मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। शायद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही मेरे काम आया, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने ही मुझे उस वक्त ये एक इशारा दिया, नहीं आपको इस वक्त काम करना है, सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, आप भले ही रिपोर्टर हैं लेकिन यहाँ पे आप रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाइए और काम कीजिए। मैं समझता हूँ वो सेपरेट स्पोर्ट्समैन सेपरेट जो जिसे कहते हैं, शायद वही जागा मुझ में और मैंने वो काम कर लिया। और इंटरेस्ट्स की आपने बात की थी, हॉबीज़ की बात की थी। हॉबीज़ जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स इज़ माई प्रायोरिटी। ओके, हमारे चैनल के ज़रिए आप स्पेशली यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ्स को मैं मैसेज दूंगा कि वही एक फ्यूचर है, इस पूरे नेशन का फ्यूचर यूथ है, और यूथ को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। और ऐसे हालात में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की हिम्मत नहीं होती है, वो भी जब दूसरे आदमी को देखते हैं तो वो भी हिम्मत जुटाते हैं और वो भी काम में लग जाते हैं। मेरी मैसेज ये है कि इस तरह के डिजास्टर्स में एक साथ होने की ज़रूरत है, एक साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक साथ काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा जानें बच सकती हैं। अगर आप एक रस्सी कहीं पे बांधेंगे, आर पार लोगों को चलने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि हज़ारों जानें वहां पे बच सकती हैं। लेकिन मसला है, हु विल बेल द कैट, कौन इनिशिएट करेगा? किसी न किसी को लीडरशिप का रोल लेना है, किसी न किसी को वर्कर का रोल लेना है, और सब जब मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा हो, डिसिप्लिन अच्छा हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जाहिर सी बात है रिकॉग्निशन जरूर मिलती है। और जब रिकॉग्निशन मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान शोल्डर करता है तो पूरी कंट्री को उससे फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1-to-1 स्कूप के लिए वक्त निकाला। आपके लिए बस एक ही बात कह सकते हैं, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिसे ज़माना बना गया। अगली बार फिर मुलाकात होंगी कुछ नए मेहमानों के साथ में। फिलहाल मुझे यानी दीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।